हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम पृथ्वी हमारा आवास लेसन नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे और लेसन को समझेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। जैसा कि हमने लेसन 1 में रीड किया था कि पृथ्वी एक अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, यानी कि वो सारी कंडीशन यहाँ पर हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, जीवित रह सकता है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं भूमि, जल और हवा। ठीक है, तो ये भूमि, जल और हवा अलग अलग मंडल में पाए जाते हैं। तो उन अलग अलग परिमंडल के बारे में हम यहाँ रीड कर रहे हैं। तो पहला मंडल है हमारा भूमंडल। ठीक है, जो हमारे पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। जो लैंड का पार्ट है, जमीन का पार्ट है, उसको बोलते हैं भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं, वायुमंडल, जिसको हम एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें। तीसरा है पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पानी या जल पाया जाता है, जिसको हम जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, तीन मंडल के बारे में हमने पढ़ा। और तीसरा है फिर जो फोर्थ, इन तीनों के मिक्सअप से बनता है जैवमंडल। यानी कि तीनों मंडल जहाँ होंगे उनके साथ ही क्या होगा, जैवमंडल होगा, जिसमें जीव होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो जलमंडल में है, जो पानी की अवस्थाएं होती हैं वो बर्फ में भी होती हैं, जल होता है लिक्विड में, और जल वाष्प जो वाष्प में होते हैं। जीवमंडल है वो सीमित एरिया है, सथल, जल और हवा, यानी कि जमीन, जल है और हवा, ये एक साथ मिलते हैं तो वहां पर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। जो भूमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, इन तीनों की। तो लिथोस मीन पत्थर। तो पत्थर किससे बना हुआ ठोस पार्ट, भूमंडल। पत्थर से बना हुआ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, भूमंडल बोलते हैं। यहाँ हमने पढ़ा एटमॉस वाष्प, यानी कि जिसमें वायु में जो अलग अलग गैसें होती हैं वो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। हुडर्स या हाइड्रोस्फेयर्स, यानी कि जल मंडल जिसको हम बोलते हैं। तो तीनों वर्ड हैं वो ग्रीक भाषा के हैं। तो फोर्थ हमारा जो वायुमंडल, जिसको अभी जैवमंडल बोला गया है, वहाँ जीवन। तो ये चार अलग अलग मंडल हैं जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले भूमंडल के बारे में देखेंगे। भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग है, जमीन का भाग है, धरातलीय भाग है, जिसकी ऊपर की परत है जो हमारी जमीन है, लैंड है, भूपरपट्टी, चट्टान और मिट्टी की पतली परत से बनी है। पूछा जा सकता है भूपरपट्टी किससे मिलकर बनी है, चट्टानों से और मिट्टी से। जीवों के लिए पोषक तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो सतह है उसके दो भागों में बांटा गया है। एक सतह जहाँ महाद्वीप होते हैं, जो लैंड एरिया है जिस पर मनुष्य रहते हैं या दूसरे जीव जंतु पाए जाते हैं। और दूसरा इसका भाग है महासागरीय, जिनमें ज्यादा मात्रा में जल पाया जाता है और जलीय जीव जंतु पाए जाते हैं। तो दो पार्ट हो गए हैं, एक महाद्वीपों का, दूसरा महासागरों का। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर दो भागों में बांटा गया है, महाद्वीप और महासागर। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर, ओशियंस, जो हमारे 5 ओशियन है या 4 ओशियन है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो विश्व आगे जो वर्ल्ड का मैप है उसमें हम इसको समझेंगे। इससे हम यहाँ देखते हैं क्या स्थलीय भूभाग भी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे स्थलीय भूभाग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक साइड में, वो आपस में जुड़े हुए हैं, थोड़े से जुड़े हुए हैं। और जो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नीचे ऑस्ट्रेलिया अलग है। तो ये जलीय भाग सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन स्थलीय भाग जुड़े हुए नहीं है। तो ये हम जो समुद्री जल का सबसे निचला पार्ट है वो सभी एक जैसा समान है। सतह की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, और समुद्र तल क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। अगर जैसे हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मानते हैं तो वो समुद्र तल से लेकर उसकी जो ऊंचाई है उसको मापते हैं। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं इस ये वर्ल्ड का मैप है। तो इसमें हम सबसे पहले महाद्वीपों को देखते हैं। तो महाद्वीप आप एशिया फर्स्ट, यूरोप, अफ्रीका, तीन बार के बारे में हमने देखा, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो 5 महाद्वीपों के बारे में आपने यहाँ देखा। अब
हम 6th हमारा ऑस्ट्रेलिया और 7th हमारा अंटार्कटिका। कितने महाद्वीप हैं हमारे? 7 महाद्वीप हैं। ये समझ में आए होंगे, उम्मीद है। अब हम देखते हैं, अब जैसे ये ग्लोब पर हम अगर देखते हैं तो प्रशांत महासागर हम एक जगह देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मानचित्र पर देख रहे हैं तो मानचित्र का ये प्रशांत महासागर का पार्ट आधा यहाँ है। अगर इसको हम फोल्ड करके आपस में मिलाकर देखते हैं तो आधा प्रशांत महासागर का ये इधर पार्ट है। तो प्रशांत महासागर दोनों साइड में मानचित्र पर देख सकते हैं, लेकिन ग्लोब पर एक जगह है। तो एक हमारा प्रशांत महासागर है, दूसरा हमारा हिंद महासागर है, तीसरा हमारा अटलांटिक महासागर है, ये फिर हमारा आर्कटिक महासागर है, और जो अंटार्कटिका है इसको हम महासागरों में भी और महाद्वीप दोनों में काउंट करते हैं, लेकिन ये महाद्वीपों में है। अब ये 4 ही है हमारे, जिसको हम दक्षिणी महासागर के रूप में कह सकते हैं। तो इस पार्ट को दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ओशियन और कंटिनेंट आपको समझ में आए होंगे, महाद्वीप और महासागर आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं विश्व का जो सबसे ऊंचा एवरेस्ट है वो है माउंट एवरेस्ट, ऊंची जो शिखर है जिसकी ऊंचाई है 8848, 8848 भी याद कर सकते हैं, मीटर है ये। विश्व का सबसे गहरा भाग वो प्रशांत महासागर में, जिसको मैरियाना गर्त बोलते हैं। तो ये सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, और सबसे गहरा है मैरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो याद रखना है माउंट एवरेस्ट और मैरियाना ट्रेंच या गर्त भी जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो पृथ्वी समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया, इसको देखते हैं। जो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे और भारत के तेंजिंग नोर्गे थे, ये पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कौन? एडमंड हिलेरी। कहाँ से थे? न्यूजीलैंड से थे, और भारत के तेंजिंग नोर्गे थे। कब चढ़े थे ये? 29 मई को 1953 को, ये याद रखना। उसके बाद जापान की जुंको ताबई विश्व की पहली महिला थी जो 1975 में एवरेस्ट पर कदम रखा था, और भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल जो 23 मई को 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। अब हम महाद्वीपों के बारे में समझेंगे कि कितने महाद्वीप हैं, उनके बारे में। 7 महाद्वीप जो मैंने अभी आपको मानचित्र पर समझाया। विस्तृत जल राशि यानी कि बहुत बड़ा जल का जो पार्ट है वो कौन सा हमारा महाद्वीप है? सॉरी, जो जल महासागर हैं और महाद्वीप हैं ये एक दूसरे को अलग किए हुए हैं। ये महाद्वीप एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये मानचित्र पर मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1/3 भाग में कौन सा महाद्वीप फैला हुआ है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध का हम क्या से समझाएं? ये हमारा इक्वेटर लाइन है। ठीक है, तो इसे ऊपर वाला आधे भाग को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध या साउथर्न हेमिस्फीयर। अभी अगर हम ये लाइन भी ऊपर से नॉर्थ से साउथ में, तो ये क्या है? ईस्टर्न भाग, और ये क्या है? वेस्टर्न भाग। तो जो एशिया है वो किस में है? उत्तरी में भाग में है। कौन से भाग में है? एशिया महाद्वीप उत्तरी में है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में, सॉरी, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अभी गलत बता दिया था मैंने, ये पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो हमारा इंडिया है वो एशिया महाद्वीप में है, तो इंडिया के बीच से भी ये कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के पश्चिम एक यूराल पर्वत है। पश्चिम मीन्स ये एशिया है, इसका ये भाग क्या है? ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो यहाँ एक पर्वत है यूराल पर्वत, इधर यूरोप है। तो ये यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप और एशिया को अलग करता है। कौन सा? पहले ये एक था, तो ये अलग होने के इसका नाम था यूरेशिया। पहला क्या नाम था इसका? यूरेशिया। यूरोप और एशिया इकट्ठा था। जो अलग करता है वो कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है। तो इसको समझ लेना अच्छी तरह से। यहाँ ये पूर्वी गोलार्ध में है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा है, कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। ओके, अब हम करते हैं या यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, एशिया के पश्चिम में, अभी जो मैंने बताया था यूराल पर्वत से अलग हो रहा है। आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है, यानी कि ऊपर जो आर्कटिक
के बारे में हमने महासागर के बारे में भी बताया था। तो वो वृत्त यहाँ से होकर गुजरता है, 3 तरफ जल से घिरा होता है। क्वेश्चन पूछा सकता है कौन सा महाद्वीप है जो 3 तरफ से जल से घिरा, तो वो यूरोप है। ओके, तो ये विश्व के जो मानचित्र वहाँ देख सकते हैं कि कौन सी साइड से 3 तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम अफ्रीका के बारे में। एशिया के बाद दूसरा जो महाद्वीप बड़ा है वो कौन सा है? अफ्रीका। फर्स्ट कौन सा है? एशिया। सेकंड कौन सा है? अफ्रीका। विषुवत जो 0 डिग्री अक्षांश है, महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका के बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, करक भी, विषुवत भी और मकर रेखा भी। तो ये जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ की जो इक्वेटर लाइन है ये है 0 डिग्री और कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ये महाद्वीप है ऐसा जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सा? अफ्रीका है, दूसरे नंबर पर है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अफ्रीका में स्थित है। चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से, अपने पीछे पड़ा था यूरोप 3 तरफ से घिरा हुआ जल से, लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप है ये चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। ओके, आप देखेंगे विश्व की सबसे लंबी जो नदी है नील नदी, वो कहाँ है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो ये सारी अफ्रीका के मानचित्र में हम समझ सकते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत, इन किन किन भागों से गुजरती है ये भी हम वर्ल्ड के मैप से देख सकते हैं। ओके, हमने 3 महाद्वीपों के बारे में समझा। अब हम करते हैं नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका। तीसरा बड़ा महाद्वीप, पहला फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड उत्तर अमेरिका। ठीक है, दक्षिण एकरी जो नॉर्थ अमेरिका है, नीचे ये साउथ अमेरिका। तो यहाँ जो पार्ट है बीच का एक संक्रिय सतल से जुड़ा हुआ है, यानी बिल्कुल एक पतले हिस्से से जुड़ा हुआ है, और ये जोड़ना वाला पार्ट है वो कौन सा? पनामा सतल संधि। तो बीच का जो पार्ट है इसको क्या नाम दिया गया है? पनामा सतल संधि। किस किस को जोड़ता है? नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को और दक्षिणी अमेरिका को। कौन सी सतल संधि जोड़ती है? पनामा सतल संधि। ठीक है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में है। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तो इन महासागर के नाम हम देख सकते हैं वर्ल्ड के मैप में जाकर। अब हम यहाँ देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में है। यह पूर्व और पश्चिम कौन से 2 महासागरों से घिरा है ये हम वर्ल्ड के मैप में समझ सकते हैं। सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, कौन सी है? एंडीज है। वो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी थी नील, कहाँ थी? अफ्रीका में। और बड़ी नदी है अमेजन, वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। तो ये याद रखना, जो बड़ी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, वो भी दक्षिण अमेरिका में है, और जो बड़ी नदी है अमेजन नदी वो भी किसमें है? किसमें? उत्तरी अमेरिका में। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में पार्ट में है। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है, जिसको द्वीपीय महाद्वीप यानी कि द्वीप से बना हुआ महाद्वीप कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बड़ा महाद्वीप है, बहुत बड़ा है, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो दक्षिणी ध्रुव है बिल्कुल बीच में है। दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में फैला ये चारों तरफ मोटी बर्फ की परतें यहाँ होती हैं। किसी भी प्रकार का स्थायी जीवन यहाँ नहीं है, मनुष्य निवास नहीं करते हैं। यहाँ पर रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर रिसर्च की जाती है। भारत के रिसर्च सेंटर हैं यहाँ पर, क्या नाम है उनका? मैत्री, दक्षिण, गंगोत्री। तो ये याद रखना, अंटार्कटिका पर भारत के जो रिसर्च सेंटर बनाए गए वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ हम 2 बातें और समझते हैं। एक बात क्या है? सथल संधि क्या है? सथल संधि क्या? सथल का वह पतला भाग जो 2 बड़े स्थलीय भूभागों को जोड़ते हैं, जैसे स्थल का नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनको जोड़ने वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? सथल संधि। ठीक है, इधर एक है जल संधि, जो पानी का संखरा भाग 2 बड़े जल राशि या 2 बड़े समुद्रों को या महासागरों को जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम जल संधि बोल सकते हैं। तो यहाँ है स्ट्रेट और इस्थमस, ये इंग्लिश में इनको बोलते हैं, तो आप हिंदी में है तो हिंदी में समझिए, जल संधि। तो ये जो जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसका नाम है पाक, ये एल के बोलते हैं, एल इसमें साइलेंट है, हिंदी में इसको पाक जल संधि बोलते हैं। ठीक है, ये जो सथल संधि थी इसको पनामा सथल संधि बोलते हैं। तो ये याद रखना है। ओके, अब हमने किसके बारे में समझा है? महाद्वीपों के बारे में समझा है। अब हम देखते हैं महासागरों के बारे में।
ठीक है, जलमंडल के बारे में। तो यहाँ हम इस डायग्राम से समझते हैं जो महासागर हैं उनमें कितना पानी है, 97.5 खारा पानी, नमकीन पानी है सारा। और जो L1 जो मीठा पानी इसको हम बोल सकते हैं वो ओनली कितना 2.5% है। ठीक है, ये जलमंडल का पार्ट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि उसके 71% भाग पर पानी है, इसलिए अंतरिक्ष में वो नीली दिखाई देती है। और जो स्थल भाग है वो कितना है, 29%। जलमंडल जली के जो सभी रूप अलग अलग महासागरों में पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, वाष्प के रूप में, बर्फ के रूप में, ये सारी चीजें अलग अलग उसमें पाए जाते हैं। तो जो समुद्री भाग है, समुद्रों में, महासागरों में पानी वो कितना है, 97% है। ठीक है, और वो क्या है, बहुत ज्यादा खारा है जिसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो ये सभी महाद्वीपों के बारे में दिखाया गया है कि कौन सा महाद्वीप क्या कहाँ पर है। तो ये ध्यान देना, एशिया यूरोप जो इकट्ठे थे यूराल पर्वत के द्वारा अलग किए गए, ये अफ्रीका एशिया से जुड़ा हुआ है, ये 3 साइड में इसके क्या है, समुद्री पार्ट है। ये ऑस्ट्रेलिया है बिल्कुल महासागरों के बीच में, ये दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो ये महासागर महाद्वीपों के बारे में बताया गया है। ओके, तो जितना खारा पानी महासागरों में उसका उपयोग नहीं हो सकता। शेष जल का जो बहुत बड़ा भाग है वो बर्फ में है। जो मीठा पानी है 2.5 है, वो कहाँ पर है, बर्फ में है, हिम नदियों में है, जमीन के नीचे भूमिगत जल के रूप में। जल का बहुत कम भाग L1 जल के रूप में पाया जाता है, जो यानी कि जो खारा नहीं है, जिसको मनुष्य इस्तेमाल करता है। नीले ग्रह के रहने के बावजूद भी हम यहाँ पानी की कमी महसूस करते हैं, यानी मीठे पानी की। खारा पानी तो बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब हम यहाँ महासागरों के बारे में देखते हैं। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो महासागरों का जल है हमेशा गतिशील रहता है। ये कैसे गतिशील रहता है, इसमें तरंगे उठती रहती हैं, ज्वार भाटे आते रहते हैं, महासागरीय धाराएं होती हैं। ठीक है, 3 गति होती है, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। तो बड़े से छोटे आकार में क्रम से 5 महासागर दिए गए हैं, लेकिन अब ये माने जाते हैं, 4 ही माने जाते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद और दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। दक्षिणी महासागर जो हमारे अंटार्कटिका के आसपास है, जो मैंने अभी मानचित्र पर दिखाया था। अब यहाँ देखते हैं प्रशांत महासागर। तो जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। पृथ्वी का कितना भाग पर फैला है, 1/3 भाग पर। जैसे कि जो हमारा महाद्वीप था एशिया वो भी बड़ा था। तो महासागर कौन सा बड़ा है, प्रशांत महासागर। सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रंथ, ठीक है, 11,022 था। तो ये गहरा पॉइंट था हमारा, कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर कैसा है आकार, वृत्ताकार, वृत्त है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका इसके चारों तरफ स्थित हैं। किसके, प्रशांत महासागर के चारों तरफ कौन कौन से महाद्वीप है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये हम ग्लोब में अच्छी तरह से देख सकते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति हम मानचित्र से पता लगा सकते हैं। हमने प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ा, सबसे बड़ा है, 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इसका सबसे गहरा पॉइंट मेरियाना ग्रंथ है। कैसा आकार है, वृत्ताकार है। अब हम देखते हैं अटलांटिक। अटलांटिक दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका शेप या आकार कैसा है, एस के समान है। जो एस है ऐसे है। ठीक है, पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। और ये अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा वो दंतुरित है। दंतुरित किसी होती है, देखो यहाँ पर दंतुरित का मतलब जैसे हमारे दांत होते हैं, इस प्रकार की ये रेखा ऐसी है। तो इसको जो रेखा इसको क्या बोलते हैं, दंतुरित तट रेखा। जो ये इसके आसपास महाद्वीप है वो इस तरह से, इसके जो तटीय किनारे वो इस तरह से बने होते हैं, दांतों की तरह। ठीक है, दंतुरित किनारे होने के कारण यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, पत्तन और पोताश्रय यानी बंदरगाह बनाए गए हैं, जहाँ जो जहाजों से सामान लाने और उतारने रखने के लिए सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। और व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर बोला जा सकता है। तो अब इसको समझने के लिए अब एक बार हम मानचित्र पर जाते हैं। तो मानचित्र से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जैसे कि इसकी एक तो शेप के बारे में, तो यहाँ हम देखते हैं इसकी शेप क्या है, ये इस प्रकार है, एस है। तो एक इसका जो वेस्ट पार्ट है, ये इधर वेस्ट पार्ट में क्या है, उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। इसके ईस्ट पार्ट में है अफ्रीका और यूरोप है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये दंतिदुर्द है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पोर्ट है वो पाए जाते हैं, तो जो हमारे व्यापार के लिए सबसे बेस्ट
जगह हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अटलांटिक के बारे में हमने देखा। ठीक है, अब हम हिंद महासागर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात है, हिंद महासागर का नाम किसी महाद्वीप देश के नाम से, किसी देश के नाम से यानी भारत के नाम से। यह महासागर का जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार। तो ये याद रखना भी, आकार सबके। ओशियन है जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, उसका वृत्ताकार है। अटलांटिक का एस शेप है, और हिंद महासागर की त्रिभुजाकार, ट्रियंगल जिसको हम बोल सकते हैं। इसके नॉर्थ में एशिया है, इसके वेस्ट में अफ्रीका है, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दक्षिणी महासागर की, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ है। अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर की 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक ये फैला हुआ। तो ये इसके बारे में इतना ही दिखाया गया है। ठीक है, आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव, जैसे कि हमारा ऊपर उत्तरी ध्रुव है, वहां पर फैला हुआ है। उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ। प्रशांत महासागर का थोड़ा सा भाग है जो जोड़ता है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है, उसको किस नाम से जाना जाता है, बेरिंग जल संधि। तो याद रखना, आर्कटिक और किसको, प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि। ठीक है, जो श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाली जल संधि है वो पाक जल संधि। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों यूरेशिया से घिरा हुआ है, यानी कि उत्तरी अमेरिका का कुछ पार्ट और यूरेशिया का कुछ पार्ट। ठीक है, तो इसको हम एक बार देख सकते हैं मैप पर, यहाँ पर देख सकते हैं। ये आर्कटिक, ये वाला पार्ट है, ये आर्कटिक है। तो प्रशांत महासागर इस साइड से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, या तो इससे ये बेरिंग जिसको बोल सकते हैं जल संधि। ठीक है, ये यूरोप और एशिया का पार्ट है ऊपर का। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, ये थे हमारे महासागर। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल के सबसे पहले हम यहाँ परतों के बारे में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब वायुमंडल में अलग अलग 5 परत पाए जाते हैं। फर्स्ट क्षोभमंडल, सेकंड समताप मंडल, थर्ड मध्य मंडल, फोर्थ आयन मंडल या बाह्य मंडल भी बोल सकते हैं, और नेक्स्ट है हमारी बहिर्मंडल। तो ये याद रखना, क्षोभमंडल जिसमें मौसम से घटनाएं होती हैं, एरोप्लेन है जो हवाई जहाज है वो इसमें उड़ाए जा सकते हैं। इसको कई बार समताप मंडल में भी बोला जा सकता है। जो ओजोन परत है वो कहाँ, हमारी समताप मंडल में है, जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो आगे इनकी डिटेल से हम यहाँ देखते हैं। वायुमंडल परतों से घिरी है, गैसियस परतों से, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पतली परत इस ग्रह को महत्वपूर्ण अटूट भाग है, वायु प्रदान करती है जिसमें हम सांस लेते हैं। वायुमंडल हम सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। तो वायुमंडल की जो ऊंचाई है वो कितने किलोमीटर तक है, 1600 किलोमीटर तक। ठीक है, वायुमंडल को अलग अलग घटक हैं, तापमान है, इसमें 5 परतों में बांटा, जो अभी मैंने समझाया है। तो इन परतों के बारे में क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम, वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। तो पूछा जा सकता है वायुमंडल कौन सी, दूसरी गैसें वो कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती हैं, ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, साफ और शुष्क 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन यहाँ कितने प्रतिशत है, 78, ऑक्सीजन 21। तो दूसरी जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, ये मात्र 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी है, नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि, जो पेड़ पौधे उनमें वृद्धि करने के लिए जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, लेकिन पृथ्वी से जो छोड़ी गई उष्मा है उसको अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। तो पूछा जा सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पृथ्वी के द्वारा उष्मा छोड़ी जाती है उसको अवशोषित करती है, पृथ्वी गर्म रहती है। पौधों की वृद्धि के लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, अब ऊंचाई के साथ साथ हम वायुमंडल का जो घनत्व है उसमें क्या आती है, डिफरेंस आता है। जो वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे तो घनत्व में डिफरेंस आएगा, भिन्नता आएगी। यह घनत्व समुद्री तल से सबसे अधिक होता है। पूछा जा सकता है कि घनत्व वायुमंडल में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो समुद्री तल पर। जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो तेजी के साथ घटता जाता है, तो घनत्व घटता जाता है, ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं। पहाड़ों और पर्वतारोही हैं जो घूमने जाते हैं ऊंची ऊंची चोटियों पर, माउंट एवरेस्ट पर, तो हवा के घनत्व में कमी होने के कारण उनको सांस लेने में कठिनाई होती है, वहां घनत्व कम मिलता है। ठीक है, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ लेके जाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जैवमंडल दिखाया गया है, जिसमें क्या है,
स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है। तो ये सारे आपस में जब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो क्या बनता है, जैवमंडल बनता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान भी घटता चला जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, पृथ्वी पर दबाव डालता है। एक स्थान से दूसरे स्थान अलग अलग दबाव, जो दबाव होता है अलग अलग होता है। कुछ एरियाज में अधिक दाब महसूस करते हैं, कुछ में कम। तो जो उच्च दाब है और निम्न दाब है, तो जो वायु है हमेशा उच्च दाब से किसकी तरफ बहती है, निम्न दाब की तरफ। ठीक है, इस गतिशील वायु को हम पवन हवा कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल और हवा, जो पीछे हमने डायग्राम देखा था, तीनों चीज आपस में सीमित भाग में है। जीवन मौजूद है इन तीनों के कारण। जीवों की बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं। सूक्ष्म जीव, छोटे से छोटे जीव, बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े जो स्तनधारी हैं, जैसे व्हेल मछली भी है, हाथी भी हैं। तो बड़े से बड़े प्राणी यहाँ मिलते हैं जो जीवित रहने के लिए जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल प्राणियों के दो भागों में बांटता है। एक भाग है जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। यानी कि एक में जीव जंतु है जिसमें पशु भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, और पादप पेड़ पौधे आते हैं। तो तीनों अपरी मंडल यानी कि स्थल, जल, वायु मंडल आपस में मिलकर क्रिया करते हैं, जो किसी न किसी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक जो आपदाएं होती रहती हैं, भूकंप के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि पीछे एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं, सुनामी आने के कारण अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो कुछ भाग उसका डूब गया समुद्र के पानी में। झीलों और नदियों के दूषित पदार्थों के होने से जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है, तो जिससे जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। तो जो दूषित पानी है मनुष्य पर तो इफेक्ट डाल ही रहा है, दूसरे जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव बढ़ रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र और गाड़ियों से उत्सर्जित जो हवा पदार्थ वायु छोड़ती है, जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो हमारी पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, भूमंडलीय तापमान। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं भूमंडलीय तापमान। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। और पृथ्वी के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो सीमित उपयोग की भी आवश्यकता है। यानी इनका प्रयोग हमें अपने अकॉर्डिंग, अपनी जरूरतों को अकॉर्डिंग करना चाहिए, न कि वेस्टेज करने के लिए। ठीक है, ये था हमारा लेसन नंबर 5। वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।